डेली डिस्पैच क्या है? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक ब्रीफ दे दूं कि डेली डिस्पैच क्या है। लास्ट ईयर हमने ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव यूट्यूब के ऊपर, हेमंत्रा जो सीएपीएफ है उसमें। सीएपीएफ की टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए पेपर वन पेपर टू दोनों ही चीज़ इसमें हम कवर करते हैं। जो 2025 का पेपर हुआ, क्योंकि हमने अराउंड जो है 11 मंथ इसको कंटिन्यू करा एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले, क्योंकि आपका पेपर ऑलरेडी सेट हो जाता है, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था ताकि अदर चीज़ों पे जो है आप फोकस कर पाएं। सो हमने देखा 2025 के अंदर मोर और लेस, पेपर टू की मैं बात कर रहा हूँ, सीएपीएफ के पेपर टू में मोर और लेस जो है ग्रामर पोर्शन को, प्रेसी को, ये कॉम्प्रहेंशन को अगर हटा दिया जाए तो ऐसे हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो गया। ये सारा जो पेपर है टोटली 100% मैं कह रहा हूँ ये वाला सारा जो है आपका डेली डिस्पैच से आया था। चाहे वो आपका साइबर सिक्योरिटी का जो आपका 2025 में क्वेश्चन नंबर वन था, कल्चरल डिप्लोमेसी ये भी हमने कवर करा था, क्लाइमेट चेंज ये भी हमने कवर करा था, वुमेन हेल्थ, सारे टॉपिक हमने जो है डेली डिस्पैच में कवर करे थे। और क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग ये भी करा था, ये हमारा न्यूक्लियर वेपन भी करा था, इलीगल इमिग्रेंट्स भी करा था। तो मोरलेस सारे जो टॉपिक्स हैं, बस ये ओल्ड एज होम वाला जो है ये टॉपिक हमने कवर नहीं करा था, 3A वाला। ठीक है, तो मोरलेस जो सारे टॉपिक है वो हमने अपने डेली डिस्पैच के अंदर कवर कर लिए थे। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है द हिंदू हमारा हो गया, पीआईबी हो गया, इससे ओरिएंटेड होता है और यही सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें से आ जाए, और वही 2025 में हमें देखने को मिला। तो इसी के साथ दोबारा अब 2026 की प्रिपरेशन करते हैं, एकदम टारगेटेड अप्रोच के साथ, एकदम टारगेटेड प्रिपरेशन करते हैं। एक भी दिन को मिस नहीं करेंगे, संडे को आपको मैं रेस्ट देता हूँ रिवाइज करने के लिए, और बाकी जो रह जाता है उसको भी हम जो है नेक्स्ट डे के उसमें डेली डिस्पैच में कवर कर लेते हैं। तो इसी के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 2026 की टारगेटेड अप्रोच में। पहला दिन है आज हमारा डेली डिस्पैच का, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे आप एसए में जो है इन कोड्स को भी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें रहती हैं। स्टार्ट करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक कोट है, बहुत ही प्यारा कोट है, द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। हम सभी को पता है, और इसीलिए जो है टीचर को जो है एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है हमारे कल्चर के अंदर, गुरु जी को। क्यों? क्योंकि गुरु ही जो होता है, टीचर ही वो होता है जो हमारे देश की को एक डायरेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि जो क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं वही कल जाके हमारे जो है देश का भविष्य बनते हैं। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी ये कहते हैं कि हमारे देश की जो किस्मत है वो कहीं और नहीं, हमारे क्लासरूम में लिखी जाती है। तो बहुत ही प्यारा कोट है, और क्लासरूम में लिखी जाती है, और क्लासरूम में जो हमारे बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा आज का एडिटोरियल है, और काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी है हमारे सीएपीएफ एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि हम सारी चीज़ यहाँ पे जो है अपने सीएपीएफ को ध्यान में रख के करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, बहुत प्यारे कोट के साथ स्टार्ट किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। ठीक है, अब देखो, जब बच्चा बच्चा जो है जन्म लेता है तो फर्स्ट जो 1000 डेज होते हैं, कह लीजिए कि पहले जो 3 साल होते हैं, 3 इयर्स जो होते हैं, फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं जो चाइल्ड के, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल इसीलिए उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। क्यों गोल्डन पीरियड बोला जाता है? क्योंकि अराउंड 80% जो डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन का, 80% जो डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन का, वो इसी ईयर में फर्स्ट 1000 डे के अंदर हमारा हो जाता है। अगर इसी के अंदर हम उसे सही जो केयर होती है, सही जो न्यूट्रिशन होता है, ये सारी चीज ना दे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है 80% डेवलप करने की फर्स्ट 3 ईयर के अंदर, ये कहीं ना कहीं खो जाती है। और इसी का कॉन्सिक्वेंस हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है कि लर्निंग जो आउटकम होते हैं, आप देखते हैं ना, एसआर की रिपोर्ट आती है, जहाँ पोवर्टी वाले एरिया, रूरल एरिया है, वहां पे जो है लर्निंग आउटकम बहुत लो है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीजें जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको लिंकेज ही तो करना है एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे अपने एसए के अंदर। तो ये जो हमारी एजुकेशनल आउटकम की रिपोर्ट है, प्लस जो हमारा नेशनल हेल्थ, जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी जो 5वां हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट है, दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो देखेंगे कि ट्रेंड एकदम जो है रिलाई वो कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। जहाँ पे जो है एजुकेशनल आउटकम है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम भी है। सेम चीज हम इस एडिटोरियल के अंदर भी स्टडी कर रहे हैं कि फर्स्ट 1000 जो डेज है उसके अंदर अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो गया तो हो गया, अदरवाइज इसका कॉन्सिक्वेंसेज उसको पूरे फ्यूचर भर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी स्टेज में जो बच्चा है वो सारी चीज डेवलप कर लेता है, लिंक कैसे बिठाना है, कनेक्शंस कैसे बिठाना है इंफॉर्मेशन के बीच में, नाम किसका लेना है किसका नहीं लेना। आप सोच के देखिए कि कितना जो है हमारा जो है, जो हमारा ब्रेन कितना फास्टली जो है डेवलप हो रहा है फर्स्ट 3 ईयर के अंदर, कि हमारा जो 3 साल का बच्चा है
वो पूरा रीजनल लैंग्वेज बोलना सीख जाता है फ्लुएंटली, रिदम सीख जाता है फ्लुएंटली। तो ये कभी कभी हम समझ लेते हैं कि जो बच्चा है उसमें लर्न उसको थोड़ा थोड़ा कम जो है पढ़ाना चाहिए फर्स्ट में, लेकिन 80% वहाँ पे डेवलप हो रहा है। इतनी बड़ी जो लैंग्वेज सिस्टम है, क्योंकि आप देखेंगे इंग्लिश बोलने में जिस बच्चे का जो है बचपन वैसा गया है, जिसको इंग्लिश जो है माहौल नहीं मिला, उसको अब अगर वो इंग्लिश करे तो कोचिंग लगाने के बाद, क्लासेस लेने के बाद भी उस लेवल की जो है जैसे नेटिव्स बोलते हैं वैसा नहीं बोल पाता। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि उसका ब्रेन जो है हमसे ज़्यादा तेज काम कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है एडिटोरियल के अंदर। तो उसके फर्स्ट 3 ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है। ये सारा सिस्टम जो ब्रेन में होता है, फ्रंटल लोब में बेसिकली होता है, ये जो आगे का हिस्सा होता है माथे वाला। इसलिए जो ब्राह्मण लोग हैं हमारे कल्चर के अंदर जो है इसको जो है ज्यादा पूछते हैं, यहाँ पे तिलक वगैरह लगाते हैं, क्योंकि यहीं से सारी जो हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है वो इसी फ्रंटल लोब से होती है। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल। और इसी एरिया को अगर आप निग्लेक्ट करते रहेंगे तो यही सेल्फ कंट्रोल खो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल खो जाएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डाउनग्रेड जाने लग जाएंगे, जैसे स्टूडेंट चले आते हैं सोशल मीडिया का यूज करने के बाद। तो ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से होती है, और यही ब्रेन जो है 3 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे का ध्यान रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है फर्स्ट 1000 ईयर के अंदर, फर्स्ट 1000 डेज के अंदर। और ये ध्यान रखेंगे तभी हमारा जो नेशन है वो डेवलप्ड होगा, अकॉर्डिंग टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही हमने देखा था। अब ये सिर्फ जो है बोल वचन नहीं है, बोलने की बातें नहीं है, इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है। इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है कि न्यूट्रिशन हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, ये साइमल्टेनियसली डेवलप करता है। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और एसआर रिपोर्ट को आप क्लब करेंगे तो देखेंगे कि भाई बिल्कुल अलाइन करते हैं दोनों रिपोर्ट एक साथ। और यही यहाँ पे बता रखा है कि ब्रेन का ग्रोथ होगा, न्यूट्रिशनल ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू योर ब्रेन्स ग्रोथ। चाइल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों साइड बाय साइड वर्क टुगेदर करते हैं। राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फर्स्ट 3 ईयर में अंदर, तो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है वो परमानेंटली डैमेज हो रहेगा, और कभी भी लेटर ईयर्स में करेक्ट नहीं कर पाएंगे उसे। अब अगर स्टंटिंग की बात करें, ये तो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर ही रहा है ना। स्टंटिंग की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया जो है 2075 तक जो है 10% स्टंटिंग तक पहुंच जाएगा। अब ये स्टंटिंग वगैरह क्या होती है, क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेशन जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से है। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे टॉपिक आ जाता है आपके अंदर, तो आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर क्या क्या डेटा है, क्योंकि आप जब कंपेयर करोगे चीज़ों को, जब कंपेयर करोगे और फिर कोट करोगे तभी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो हम क्या पाएंगे कि स्टंटिंग की अगर बात करें, स्टंटिंग की अगर बात करें, ये नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की मैं बात कर रहा हूँ, और हम दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर स्टंटिंग, स्टंटिंग को कहते हैं कि हाइट और एज का जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो जब बिगड़ जाता है कि एज के अकॉर्डिंग हाइट हमारी नहीं होती। इंडिया के अंदर स्टंटिंग की प्रॉब्लम अराउंड जो है 35% प्रॉब्लम है, अराउंड 35% प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। पहले से जो है घटी है, लेकिन फिर भी 35% बहुत ज्यादा होता है। सोच के देखो कि हमारे 35% जो चिल्ड्रंस है, इसका इक्वल मतलब यही हुआ ना कि 35% जो चिल्ड्रंस है उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। वैसे ही अगर स्टंटिंग के बाद अगर हम वेस्टिंग की बात करें, वेस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग होता है वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट, ठीक है। अगर वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 90.3% हम लैग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अंडर वेट, अंडर वेट हो गया, ठीक है। अंडर वेट में हमारा 32% कुछ जो है रेशियो है, ठीक है। तो ये तो हमारे हालात हैं। अब इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमने अभी स्टडी करा है, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट हमारी जो इंडिया है, अगर उसको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सिर्फ हमें डेवलपमेंट में नहीं, अपने चिल्ड्रंस पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे टारगेट है ना 2047 तक, 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना। कैसे डेवलप बनेंगे, जब हमारे जो बच्चे हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग की प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पा रहे हैं, इससे इसको जब जूझते रहेंगे तो कैसे हम डेवलप होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन करने की है। इसी के साथ एक स्टडी और दे रखी है, बहुत अच्छी स्टडी है, अपने नोट्स के अंदर जरूर कोट कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है, वहां पे भी ये डेटा काम आएगा आपका। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से आ जाएगा, वहां तो आएगा ही आएगा डायरेक्टली। तो ये स्टडी को भी कोट कर लेना, ये लिख लेना कि एक स्टडी वेलोर तमिलनाडु की स्टडी है कि बच्चों के अंदर जहां पे हमने आयरन डेफिशिएंसी देखी, जिन बच्चों के अंदर वेलोर में स्टडी की गई, वहां पे बताया गया, क्योंकि एडिटोरियल में बता रखा है कि वेलोर के अंदर स्टडी की गई तमिलनाडु में, वहां पे जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी की कमी थी उन बच्चों के अंदर
जो वर्बल स्किल थी, बोलने वाली स्किल थी, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी। थिंकिंग एबिलिटी उनकी स्लो थी, लर्निंग लैंग्वेज उनमें वीक थी। मतलब सिंपल चीज, जैसे हमारा एसआर रिपोर्ट निकालता है, सिमिलर जो आउटकम है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी थी। एसआर के केस में जहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, वहां पे लर्निंग डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोनों चीजें एकदम कंबाइन है, एकदम रिलेटेड है। ठीक है, यही चीज रिसर्च ने बोली है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हमें सारी इस डायमेंशन को देखना है, ऐसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो है इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है, इसके लिए एफर्ट नहीं डाल रही है, हमारी गवर्नमेंट डाल रही है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम है बहुत सारे, आईसीडीएस, नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये जो आंगनवाड़ी चीज होती है ना, ये इसी के अंदर आता है, आईसीडीएस के अंदर। अब इसके अंदर न्यूट्रिशन हो गया, अर्ली एजुकेशन हो गया, दोनों पे ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी में यही तो होता है कि मिड डे मील वाला खाना खिलाया जाता है। देखा होगा आपने अपने गांव वगैरह में, देखा होगा आस पड़ोस में, जब वो सरकारी स्कूलों में, शहरों के अंदर क्या होता है कि मिड डे मील खिलाया जाता है। उससे दो फायदे होते हैं। क्या? एक तो जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो टैकल हो जाती है, दूसरा कि अटेंडेंस, जो एनरोलमेंट रेशियो होता है वो सही रहता है, अटेंडेंस रहता है, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि खाने के चक्कर में रुक जाते हैं बच्चे। तो दो फायदे हो रहे हैं, और इस दो फायदों से हमारा तीसरा फायदा क्या हो रहा है, हमारा नेशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि बच्चे को लर्निंग भी मिल रही है और न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। वही चीज जो हम स्टडी से स्टार्टिंग से अभी तक देखते आ रहे हैं। इसी एफर्ट में हमारे और भी मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है, जैसे पोषण भी पढ़ाई भी, सेम चीज वही आईसीडीएस वाला ही। और नवचेतना फ्रेमवर्क, नवचेतना फ्रेमवर्क में वैसे बेसिकली यही बता रखा है कि वो जो 140 फन वाली एक्टिविटीज हैं, प्ले बेस्ड लर्निंग जो है, उनके बारे में बता रखा है अंडर 3 चिल्ड्रन के लिए, कि उनको खेल खेल में सिखाया जाए और खिलाया जाए। वही सारी चीज़ जो अभी डिस्कस करी वही यहाँ पे बता रखी है इस फ्रेमवर्क में। तो इस फ्रेमवर्क को भी इम्प्लीमेंट फर्मली करने की जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीज हमने यहाँ पे बताई है। लेकिन अगर देखो इतना ही इफेक्टिव ये सारे प्रोग्राम्स होते, क्योंकि आपको ऐसे भी एनालिटिकली तो कंपेयर करोगे ना, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेट सपोज करो कि ये जो हमारा आईसीडीएस है 100% जो है एकदम इम्पेकेबल होता, कि भाई ये तो एकदम 100% सही काम कर रहा है। तो ये जो हमने अभी रिपोर्ट देखी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट, जो कि बहुत कॉमन रिपोर्ट है, लास्ट ईयर आ गई थी ये वाली रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंदर तो हमने देखा कि हमारे यहाँ तो भाई 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये आईसीडीएस अगर इतना ही 100% इफेक्टिव होता, तो ये 35% कहाँ से आए? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे कुछ कमी है। गवर्नमेंट की हमारे पास स्कीम है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी की वजह से ये सारी चीजें हो नहीं पा रही है। ये नहीं हो पा रही है तो 2047 का टारगेट कैसे अचीव करोगे इंडिया को डेवलप्ड करने का? ठीक है, समझ आ रहा है, हर एक चीज रिलेटेड है। नेक्स्ट चलें। अब यहाँ पे गैप एरिया बता रखा है, देखो गैप तो हमने देख ही लिया। उसके साथ यहाँ पे स्पेसिफिकली गैप बता रखा है कि आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे 14 लाख है, इंडिया के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल हो गया ना, प्ले वे जिसे कहते हैं, सरकारी प्ले वे मतलब आंगनवाड़ी। ठीक है, प्राइमरी स्कूल की फैसिलिटी प्लस जो मिड डे मील वाली फैसिलिटी है, खाने की, पढ़ाई और न्यूट्रिशन दोनों बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं फर्स्ट 3 ईयर के अंदर। यही टारगेट है आंगनवाड़ी का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कवरेज है वो अनइवन है। अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, दोनों में अनइवन कवरेज है, इसी की वजह से मैक्सिमम बच्चे छूट जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वालिटी सर्विसेज की, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी टीचर्स नहीं है यहाँ पे। आंगनवाड़ी के अंदर जो टीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो इतना फॉर्मली जो है अडहेयर नहीं किया जाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, तो क्वालिटी वहाँ पे डिग्रेड हो जाती है। प्री प्राइमरी एजुकेशन, जब क्वालिटी टीचर्स की डिग्रेड होगी तो एजुकेशन प्री प्राइमरी जो है वो दोगे कैसे स्ट्रॉन्ग वाली? तो वही चीज़ यहाँ पे फिर आ गई। मॉनिटरिंग यहाँ पे वीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आप देखें बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया, सीसीटीवी कैमराज हो गए, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हमें जो सर्विस डिलीवरी हो रही है आंगनवाड़ी के अंदर उसको बेटर करना चाहिए। ये यहाँ पे सजेशन दे रखा है, और एक्चुअल में ये करना भी चाहिए। और एक चीज और करनी चाहिए इसके साथ, ये सोशल मीडिया जो हो गया या फिर ये जो टीवी हो गया, आजकल तो टीवी को रिप्लेस कर दिया सोशल मीडिया ने, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि अंडर डीपीएसपी ये हमारे पेरेंट्स की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीपीएसपी या फिर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, शायद दोनों के अंदर ही दे रखा है, ये हमारी जो है एक ड्यूटी भी है कि अपने जो चिल्ड्रन को जो है
हम प्राइमरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराएं। वो जो आंगनवाड़ी होती है वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। शायद ये फंडामेंटल ड्यूटीज में क्लियरली अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी हमें करनी चाहिए और साथ में साथ ये भी हम सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्यों मैटर करता है? क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये बच्चों का फ्यूचर नहीं है, ये बच्चों का फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर है किसका? ये फ्यूचर है हमारे देश का, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि हमें बच्चों के साथ साथ अपने देश के फ्यूचर को भी सोचना है, ठीक है। न्यूट्रिशन और वही सारी चीज कि अगर बचपन ऐसा जाएगा तो पूरी लाइफ जो है वो कैसी जाएगी, सेम सारी चीज यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है। वी आर वट वी ईट एंड वट वी थिंक, इसी प्यारे जो ये कोट है इसके साथ ही अगर हम एंड करना चाहें तो भी कोई ये यहाँ पे बुराई नहीं होगी, क्योंकि है ना यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीजों को समझ लिया है, ठीक है। वी आर वट वी थिंक वाला, ठीक है। अब हमें बेसिकली यही करने की जरूरत है, इन सब चीजों को प्रोवाइड कराने के बाद चिल्ड्रन और जो वुमेन है ये दोनों ही एम्पावर हो जाएगी। ये एम्पावर हो जाएगी तो हमारा पूरा देश एम्पावर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है हाई स्किल जो जॉब्स हैं वो ज्यादा मार्केट में आ रही है, लो स्किल जो जॉब है वो सारे वैसे इलेमिनेट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा टारगेट 2047 तक डेवलप्ड बनने का है। तो हमें अपनी जो लेबर फोर्स है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, उसको भी जो एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली सिचुएशन भी है। तो सारी चीज़ों को अगर क्लब करें तो हमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में उनको हाई स्किल प्रोवाइड कराने की जरूरत है। तो यही पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अगर आ गया है तो एक ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये अब पेपर 1, ये पहला तो था पेपर 2 के लिए, अब पेपर 1, और ये ही पेपर 1 के जो टॉपिक है ये पेपर 2 के लिए फॉर्डर पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखना है। देखो अभी 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि जो है हमें अमेंड कर देना चाहिए, और जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स मतलब जो पॉलिटिक्स में आ गए मिनिस्टर वगैरह, उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अभी तो ऐसा चीज जो है बिल पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं है। बिल मतलब क्या होता है? ये बिल मतलब होता है कि वो अभी पास नहीं हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट ने, हाउसेज ने उसको पास नहीं किया है, और वो फाइनली एक्ट नहीं बना है, ठीक है। तो यही चीज है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं, ये तो जस्ट मैंने जो है कॉमेडी करने के लिए आपको थोड़ा सा याद रहे इसलिए दे रखा है। डेली डिस्पैच अगर ये पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आप जो है ग्रुप में जाके ले सकते हैं, ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये 130 अमेंडमेंट हो जाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जिनको ये जो है अमेंड करेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 इसको अमेंड कर देगा। क्या दे रखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में? इसमें बता रखा है कि अगर कोई मिनिस्टर 30 या 30 से ज्यादा दिन तक जो है जेल के अंदर रहेगा तो उसको क्या करेंगे, 30 कंसेक्यूटिव डे तक जेल के अंदर रहेगा उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको उसके ऑफिस से, उसको उसके पद से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए पीएम की एडवाइस या सीएम की एडवाइस, कोई मिनिस्टर पीएम का भी हो सकता है और सीएम का भी हो सकता है, उसकी एडवाइस जरूरी है। अगर जो मिनिस्टर जो रिमूव हुआ है 30 दिन के अंदर जेल था, 5 साल की जिसके लिए सजा होती है, उस ऑफेंस के लिए, उस क्राइम के लिए, अगर पीएम और सीएम एडवाइस भी नहीं देंगे तो 30 दिन तक वेट करेंगे, 31वें दिन उनके एडवाइस की जरूरत भी नहीं है। ये बेसिकली बिल है, ठीक है। पीएम और सीएम को अरेस्ट कर लें तो 30 दिन तक हम भी टॉलरेट करेंगे, 31वें दिन उनको रिजाइन देना पड़ेगा। अब दूसरा ये आता है कि क्या वो रिजाइन देने के बाद, उनको रिमूव करने के बाद, क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं? तो देखो इसका प्रोविजन भी दे रखा है कि हाँ भाई, आफ्टर द रिलीज दे कैन बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये है हमारे जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और जो हमारे यूटीज हैं, बेसिकली उस जहाँ पे ये सारी पार्लियामेंट, ये सारा जो है हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, इनके अंदर भी ये सारी चीज़ करने की बात हो रही है। अभी तो बिल बेसिकली जेपीसी जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो इसको बिल को देखती है, खंगालती है कि भी सही है या नहीं है, उसको दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ है। अब इसको पास करने के लिए ये 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। ये तो चलो एकदम नॉर्मल चीज़ है, हमें जस्ट 130 के बारे में जानना था, हमने थोड़ा सा जान लिया। लेकिन अभी करेंटली क्या लॉ है, ये तो हो गया कि अगर पास हो जाएगा तो होगा। देखो करेंटली ये जो लॉ है ये कवर करता है हमारा रिप्रेजेंट आरपीए एक्ट 1951। इसके अंदर दे रखा है सिंपल कि अगर कोई मिनिस्टर जो है कन्विक्ट हो जाता है 2 साल के लिए, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहरा दिया उसको, अब दोषी ठहरा दिया तो वो 30 दिन तक जेल में रहे या पहले दिन रहे, दोषी मतलब दोषी, यहाँ रिजल्ट आया वहां पे उसको निकालो ऑफिस से बाहर।
तो अगर 2 साल का उसे सेंटेंस सुना देते हैं, 2 साल तक की सजा सुना देते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमपी और एमएलए बनने से। ठीक है। लेट से 2 साल बाद अब वो जेल से बाहर आ गया, तो आते ही फिर दोबारा से रिअपॉइंट हो सकता है? नहीं। 6 साल आफ्टर द रिलीज, मतलब टोटल 8 साल के लिए वो बैन हो जाएगा, 8 ईयर्स के लिए वो बैन हो जाएगा। तो देखें तो अभी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली। अभी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई क्रिमिनल जो है वो 8 साल तक जो है पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। एक बार वो कन्विक्ट हो गया मतलब वो खत्म। अब जो करंट लॉ है वो तो इतना स्ट्रांग है, लेकिन इसको लगता है ये दिख ही रहा है वीक करने की बात हो रही है कि 5 साल का कर दिया क्राइटेरिया कि 5 साल की, जिसको मतलब थोड़ा सा और सीवियर क्राइम करो। पहले तो 2 साल के लिए तो कम सीवियर है, लेकिन और सीवियर क्राइम करोगे तो अब तुम्हें जो है सजा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज दिख ही रही है आपको। उसके बाद अभी जो करेंटली प्रोटेक्शन, एक और इसमें सेक्शन था, सेक्शन 8(4). ठीक है। उसके अंदर अपील करी थी। उसके अंदर बेसिकली कोर्ट के अंदर जो है एक सेक्शन 8(4) का हवाला देते हुए अपील करा था कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है तो इसको सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो अपील कर दे। मतलब क्या कि कन्विक्ट उसको घोषित कर दिया, कन्विक्ट घोषित करने के बाद अगर वो अपील कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो लिली थॉमस केस के अंदर इसको जो है रद्द कर दिया गया कि ऐसा नहीं है भाई, कन्विक्ट मतलब कन्विक्ट। ठीक है। अब अपील करेगा, अपील का रिजल्ट आता रहेगा, सालों लगेंगे उसमें, लेकिन एक बार वो गया तो गया, 8 साल के लिए खत्म। ठीक है। तो लिली थॉमस केस का रिलेशन किससे है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर से। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। ये है एमपी एमएलए से रिलेटेड, नॉट बीइंग अ मिनिस्टर। ठीक है। मतलब आपको भी ये पता है कि जो मिनिस्टर है अगर वो एमपी एमएलए नहीं भी है तो भी मिनिस्टर बन सकता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पे वही चीज को रिपीट कर रखा है। रिकमेंडेशन बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दी थी 5 साल के इसके लिए। इशू यही है कि प्रीमेच्योर ऑफिस लॉस हो जाएगा, डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो जाएगी, या फिर इसका मिसयूज कर सकती है अपोजिशन पार्टी। तो ये सारे मिसयूज हैं, इसका एज सच इतना देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये पास हुआ नहीं है। हमारा मेन था एग्जिस्टिंग लॉ और हमारा मेन था ये वाला कि अभी करंट लॉ में क्या है। ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो, अगर समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। ये कुछ डेटा वगैरह दे रखा है, कितने लोग क्रिमिनल पॉलिटिक्स में है, ये आता रहता है डेटा। इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एडीआर रिपोर्ट एक आती है, कभी आएगी न्यूज में, अभी लास्ट टाइम शायद आई भी थी, हमने उसको मेंशन भी करा था, तो उसके अंदर ये सारी चीज आती रहती है। ठीक है। क्योंकि जब भी रिपोर्ट कोट, जब भी आप कोई डेटा कोट करो तो ट्राई करना कि उसके साथ रिपोर्ट भी कोट करो। ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखो, अभी जो है हमने अपना एयर डिफेंस जो सिस्टम था डीआरडीओ ने अभी बनाया था इंडिजीनियसली, इसको थोड़ा हमने टेस्ट करा तो सक्सेसफुल हुआ है ये। तो अभी हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा स्क्रिमिशेस हुई थी, इसके बीच में पाकिस्तानियों ने यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है मिसाइल वगैरह दागे थे, ऑल तो उसको जो है हमने एयर डिफेंस सिस्टम से जो है न्यूट्रलाइज कर दिया था। कितने तरह के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, हमारा क्या सिस्टम है, कैसे दिल्ली को कवर कर रखा है हमने एयर डिफेंस से, ये सारा हमने अपने प्रीवियस जो डेली डिस्पैच है उसमें पढ़ रखा है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ यही देख लेंगे कि ये जो हमारा है AIADWS एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसको किसने डेवलप करा है? डीआरडीओ ने। कहाँ पे टेस्ट हुआ है? हमारा चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। ठीक है। एयर डिफेंस है इसलिए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर देखो, एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस है, इसके अंदर QRSM है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्विक रिएक्शन करेगी। इसके बाद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर हमारा लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। ये सारी चीजें हमारी इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। ये थोड़ा देखना। हमारे राजनाथ सिंह ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन करा है डीआरडीओ वालों को कि भाई बहुत अच्छा काम करा तुमने। तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गई। इस क्वेश्चन को ट्राई करना अटेम्प्ट करने का। और इसका जो डेटा है, ठीक है, ये जो इंडिजनाइजेशन होता है ये हमारे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, इनके नाम थोड़े से याद रख लेना क्योंकि कभी ये टॉपिक आपको देखने को मिल गया, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, या तो आर्ग्यूमेंट सॉरी, या तो आर्ग्यूमेंट में देखने को मिल गया या रिपोर्ट राइटिंग में या फिर आपको अपने ऐसे में। तो ये सारी चीजें हमारी काम आएगी। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा याद रखना। देखो 10% CISF में जो हमारी सबसे एलीट फोर्स है, मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे 10% वुमेन जो है वो भी नहीं है CISF के अंदर। 10% करने के लिए भी 2400 और पर्सनल जो है वुमेन्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये है इक्वालिटी। इक्वल्स मतलब क्या? इक्वल्स आर नॉट एक्चुअली इक्वल्स। इसका मतलब क्या है, क्यों मैंने लिखा है
देखो इक्वल्स मतलब कि ये पॉपुलेशन में तो हमारे इक्वल है, लेकिन ये आर नॉट एक्चुअली इक्वल्स इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, यही दिखाना चाहता था बस यहाँ पे कि फोर्सेस के अंदर एक्चुअल में वो इक्वल नहीं है जो इक्वल दिख रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कभी आर्गुमेंट राइटिंग आए, ऐसे राइटिंग आए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, यहाँ पे डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट चलें और आज का लास्ट आर्टिकल जल्दी से कर देते हैं। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट करा है हमने। हमने किसने करा है, मतलब इसरो वालों ने करा है। ठीक है, अब देखो एयर ड्रॉप टेस्ट किस लिए काम आएगा, हमारे जो मिशन वगैरह है, जो चंद्रयान, जो हमारा गगनयान वाला मिशन है, इसके अंदर बेसिकली काम आएगा जब हम बाहर जाके आएंगे। तो इसीलिए टेस्ट करा है, सक्सेसफुल हुआ है बेसिकली, बस इसमें और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व थी, ये थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्पेस सेक्टर में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा स्पेस सेक्टर। इस बार क्वेश्चन नहीं आया स्पेस से, लेकिन नेक्स्ट बार आ सकता है 2026 में, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, और हर एक सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्ट्रेटेजिकली हमें हर एक चीज़ को पता करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना। तो यही था कि डेली डिस्पैच में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और अब इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। टेक केयर।